हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का यह 9वां अध्याय, जो कि बिहार बोर्ड का है और बिहार सरकार के द्वारा जो लिया जाने वाला एग्ज़ाम, आपको बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जीके जीएस पूछे जाएंगे और उसमें जो है जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा और उसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस जो भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनने वाले हैं। और टीचर का जो है, जो सब्जेक्ट ऑनर्स का है वो तो रहेगा ही, जो जिस सब्जेक्ट में आप होंगे। साथ ही साथ आप को जो है करेंट अफेयर्स और जीके जीएस जो होगा वो पूछा, रीजनिंग मैथ पूछा जाएगा। उसी के जो है सिलसिलेवार हम एक सीरीज शुरू किए हैं, जो कि है आपका बिहार सरकार के द्वारा पुस्तक जो चलता है बिहार स्कूल में, वो है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं 9वां अध्याय। और इसमें जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी देखते हैं जो आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, और उनको हम जो है डिटेल भी आपको बताते हुए चलते हैं। याद भी आप जो है साथ ही साथ कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जाते भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका ये अध्याय क्या कहता है। और यह है प्रथम साम्राज्य। यहाँ से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बिहार के जो है फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं। क्या है तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो लिखा गया है कि सुरेश अपनी माँ के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने पटना के गांधी मैदान में आया। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पूछा भी जाता है कि गांधी मैदान कहाँ है। तो गांधी मैदान कहाँ है, तो ये पटना में है। कहाँ पर है, तो पटना में है। और परेड जो होता है, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, यहाँ पर जो है परेड कहाँ पर होता है, गांधी मैदान में। यहाँ पर से क्वेश्चन जो है बहुत ही बार आपसे ऐसे एग्ज़ाम आप देते होंगे तो आपको पता होगा कि गांधी मैदान के बारे में पूछता है। एक बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है ऊपर में। आगे है कि कुछ देर में निर्धारित समय पर विभिन्न झांकियाँ के सुंदर दृश्य सामने से गुजरने लगा। ऐसा ही एक झांकी थी, उस पर जो है एक झांकी था, उस पर लिखा था मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक। जो ये जो झांकी है इसमें एक झांकी दिखता है क्या, तो मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक। क्या था, मगध साम्राज्य था और उसके जो सम्राट थे क्या थे, अशोक थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि मगध साम्राज्य के जो सम्राट कौन थे, तो वो थे सम्राट अशोक। इनका नाम जो है सम्राट अशोक भी है, ऐसे अशोक भी आपको दे देता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे सम्राट अशोक जो थे वो मगध साम्राज्य के महान शासक थे। और इसके बारे में हम जो है 16 जनपद के बारे में हम पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि 16 जनपदों के बारे में हमने पढ़ा है। और सारे जनपद जो है यहाँ पर फिर से दिए भी गए हैं, किसकी क्या राजधानी है। और यहाँ पर जो है प्रमुख नगर मौर्य साम्राज्य में जो है, मौर्य साम्राज्य का जो है उस समय के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्त स्थल ये यहाँ पर चित्र में आपको दर्शाया गया है। जो मौर्य साम्राज्य में जो है कौन से उस युग के जो है प्रमुख नगर कौन थे और अभिलेख जो है की प्राप्ति जो है स्थल कहाँ पर थी, ये जो है ये चित्र में आप देख सकते हैं। देखिए ऊपर में अगर हम देखेंगे तो इसकी डिटेल भी हम देखेंगे, लेकिन ऊपर अगर आप देखते हैं यहाँ पर आपको अभिलेख के प्राप्ति स्थल और महत्वपूर्ण नगर को दर्शाए गए हैं। देखिए महत्वपूर्ण नगर आपको यहाँ पर है तक्षशिला। क्या है, तक्षशिला। महत्वपूर्ण नगर है उज्जैन। महत्वपूर्ण नगर है पाटलिपुत्र। ये 3 नगर जो आपको है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 3 नगर देख रहे हैं, एक है उज्जैन, एक है पाटलिपुत्र और एक है तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में आपका है। और जो है अभिलेख प्राप्ति का जो स्थल है बहुत सारे हैं। तो अभिलेख प्राप्ति के स्थल कौन कौन से हैं, ऊपर से अगर हम चलेंगे तो पहला यहाँ पर कांधार है और यह जो है कहाँ, अब अफगानिस्तान में है। और यह है लंबक। ऊपर है मनसेहरा, शहबाज गढ़ी, और यहाँ पर है कलसी, टोपरा, बहापुर जो कि दिल्ली में है, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया और सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, गुज्जर, और यह है पगुरिया, गिरनार, सोपारा, सन्नाती, मस्की, ब्रह्मगिरी, क्या है, येरगुड़ी, कलिंग
और जोगर, ये सारे जो चित्र में आपको दर्शाए गए हैं, ये अभिलेख जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो है अभिलेख के जो है प्राप्ति ये स्थल हैं, यहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो मौर्य कार्य में आपको मिलता है। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा भी जाता है कि किसके अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके अब देखेंगे इसमें अशोक के बारे में। नेक्स्ट ये जो साम्राज्य प्रथम साम्राज्य का जो नाम है और उसमें जो है क्या क्या घटनाएं घटती है उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही डिटेल में दिया गया है। देखिए, धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे। यहाँ पर क्या था तो लिखा गया है कि सम्राट अशोक के बाद जो यहाँ पर है कि अध्याय 7 में हमने क्या पढ़ा था कि 16 जनपद के बारे में हमने पढ़ा, और ये सारे जो महाजनपद थे, ये जो अभी आप 16 महाजनपद थे, वो धीरे धीरे जो है मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे। मगध का राज्य दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने में मिलाकर बड़ा होता जा रहा था। आपने ऊपर पढ़ा भी है पहले अध्याय में कि बिंबिसार ने क्या किया था, तो जो है वैवाहिक संबंध से अपना जो है राज्य का विस्तार किया था। 273 ईस्वी पूर्व जो है अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक जो है मगध साम्राज्य का सम्राट बना। कब? तो 273 ईस्वी पूर्व। इसके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। उसके बाद जो है 273 ईस्वी पूर्व में जो है ये क्या बनता है, तो ये मगध का सम्राट बनता है, मगध साम्राज्य का सम्राट बनता है। और इसके पिता का नाम याद रखेंगे, बिंदुसार। कब बनता है? 273 ईस्वी पूर्व में। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके जो है साम्राज्य की राजधानी आज जो पटना आपका है वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? तो अशोक सम्राट की राजधानी जो थी कहाँ पर थी, वो था राजधानी पाटलिपुत्र, जो आप आज पटना के रूप में देखते हैं। कब बनता है? 273 ईस्वी पूर्व। पिता का नाम बिंदुसार, और जो है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। याद हो गया होगा आपको। आगे हम अब देखेंगे। देखिए, जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। जब राज्य बहुत बड़ा एक राज्य है और वह जो है उसके क्षेत्र जो है बहुत बड़े हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, उसी को हम साम्राज्य कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक है और इसमें जॉइंट होता हुआ चला जाएगा तो यही क्या कहलाएगा, साम्राज्य कहलाएगा। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य आज से लगभग 2300 ईस्वी पूर्व की थी। यहाँ पर याद रखेंगे कि 2300 वर्ष पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना, जो मगध साम्राज्य है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ये आपका यहाँ पर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साम्राज्य किसे कहते हैं। और उसके बाद जो है अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना किसने की, तो उसके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने आज से लगभग 2300 वर्ष जो है 2300 वर्ष पहले किया था। अब है आगे कि इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। क्या थे? बहुत ही सारे नगर थे। मानचित्र में जो है इन नगरों के को काले बिंदुओं में दिखाया गया है, जो कि तक्षशिला को देखे, पाटलिपुत्र को देखा, उज्जैन को देखा। तक्षशिला जो था वह उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ये जो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देखते हैं, ये जो तक्षशिला था पाकिस्तान में अब है, ये आपको उत्तर और पश्चिम का जो भाग है जो पाकिस्तान है, और जो पश्चिम का भाग जो ईरान के लिए जाने के लिए रास्ता था, यही रास्ता था। ये रास्ता जो है इसी रास्ते से आते जाते थे, ये आने जाने का मार्ग था। उत्तर पश्चिम जो है मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था। मध्य एशिया में आपका इराक हो गया, तजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सारे आते हैं। उज्जैन जो था, उज्जैन उत्तरी भारत के दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन किस में पड़ता था, तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था उज्जैन। ये तक्षशिला के बारे में आपने पढ़ा। और उज्जैन जो यहाँ पर है, उज्जैन ये उत्तर भारत है, ये दक्षिण भारत है, इसी के रास्ते में उज्जैन पड़ता था। तो इसी के रास्ते में उज्जैन पड़ता था। ऊपर के चित्र में हमने यहाँ पर अगर देखना है आपको, तो ये उत्तर भारत है, ये दक्षिण भारत है, और इसके बीच में कौन पड़ रहा है, उज्जैन पड़ रहा है। और यहाँ पर तक्षशिला है, तो उत्तर भारत और पश्चिम जो एशिया है, यहाँ पर मध्य एशिया जो है, पश्चिम भारत यहाँ पर
मध्य एशिया के जाने के लिए रास्ता कौन था, तो ये तक्षशिला था, जो अब कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और यहाँ पर आपने पढ़ा भी कि तक्षशिला क्या था, उत्तर पश्चिमी, कहाँ थे, उत्तर पश्चिम, जो कि मध्य एशिया के आने जाने के मार्ग थे। और दक्षिण के आने जाने के मार्ग में कौन आता था, तो उज्जैन, जो कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत आने के रास्ते में जो है आने जाने वाले रास्ते में ये पड़ता था, जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नगरों में जो है व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। कौन कौन, नगर में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि में भी भिन्नता थी। आगे लिखा गया है कि मौर्य साम्राज्य का मूल जो है क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था। क्या था, मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो नंद साम्राज्य का क्षेत्र अधिकार किया गया था वो था। इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था, उत्तर का भाग और मध्य भारत का भाग। ये जो भाग था जो है उत्तर का भाग और ये मध्य भारत का भाग जो है ये शामिल था। और इसमें हम देखेंगे तो स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गंधार एवं कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक विजय अभियान किया। तो किसने, तो चंद्रगुप्त ने स्वयं। अब भारत का नक्शा देखते हैं तो ये गंधार हो गया और ये आपका कश्मीर हो गया, पश्चिम में आपका जो है ये सौराष्ट्र गुजरात का हो गया और दक्षिण में आपका कर्नाटक, यहाँ पर कर्नाटक हो गया। इस पे जो है किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय अभियान किया था। इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया। जो कलिंग आप देखते हैं ओडिशा के क्षेत्र में, यहाँ पर आपको कलिंग दिखता है। इसमें जो है अशोक क्या करता है, कलिंग, इसको कलिंग विजय करता है और कलिंग जो है इसमें समाहित करता है। इसके बाद उसने युद्धों का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया। कौन युद्ध है जिसके बाद जो है कलिंग जो है विजय करने के बाद आपसे पूछा भी जाता है कि कौन युद्ध के बाद जो है अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया, तो ये था कलिंग युद्ध के बाद जो है उन्होंने अपने युद्ध को परित्याग कर दिया और कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का जो है ये निर्णय लेता है। आपसे पूछा भी जाता है कि कलिंग जो है किनके द्वारा युद्ध किया गया था, तो ये अशोक के द्वारा। और कलिंग कहाँ है, तो ओडिशा के जो है क्षेत्र में पड़ता है अभी। और जो है यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो विजय अभियान चलाया गया था कहाँ कहाँ पर, ये आप बताएंगे। एक पश्चिमोत्तर में जो था वो गंधार था, कश्मीर था जो, और पश्चिम में आपका सौराष्ट्र था, दक्षिण में कर्नाटक था। आगे हम पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। अब देखेंगे अशोक जो था उसका जो है उसका साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। तो बच्चों अभी आपने देखा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट है। इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में समझना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च जो है पदाधिकारी, जिसको आमात्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उच्च अधिकारी को आमात्य के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि आमात्य किसे कहते थे, तो आमात्य क्या थे, तो उच्च पदाधिकारी होते थे और मंत्री रहते थे। यहाँ पर उच्च पदाधिकारी और मंत्री रहते थे जो प्रशासनिक कार्य के राजा का सहायता करते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा का सहयोग देते थे। राज्य के खजाने की देख रेख कोषाध्यक्ष करते थे और राज्य के खजाने की देख रेख कौन करता था, तो कोषाध्यक्ष करता था। समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना होता था। कौन जो है कर इकट्ठा करते थे, तो राजस्व संग्रहकर्ता का काम जो है समाहर्ता करता था, या उसको आप बोलते हैं समाहर्ता या राजस्व संग्रहकर्ता। समाहर्ता या राजस्व संग्रहकर्ता क्या करते थे, तो ये जो है कर इकट्ठा किया करते थे। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाले भू राजस्व था। क्या था, जमीन से जो राजस्व मिल रहा है वो था। यह जो है कुल उत्पादन का 1/6 भाग या 1/4 भाग होता था। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि अशोक के समय में जो है कर कितना, तो कुल उत्पादन का 1/6 या जो है 1/4 ये जो है ऑप्शन में आपको मिलता है।
आप इसको याद रखेंगे 1/4 और या 1/6 जो है भाग यहाँ पर जो कुल उपज होती थी, उत्पादन होता था, उससे लिया जाता था। और कर जो इकट्ठा करता था उसको क्या कहते थे? राजस्व संग्रहकर्ता या समाहर्ता। जो जो आपको यहाँ पर वित्त का काम करता था, जो खजाने का काम करता था, वो क्या था? कोषाध्यक्ष। और पुरोहित जो धार्मिक कार्य के लिए। और अमात्य किसको कहते हैं? उच्च पदाधिकारी को अमात्य कहते हैं, और इसमें मंत्री होते थे। और यहाँ पर जो है राजा का सहायता करने के लिए इतने जो है काम गार लोग होते थे। आगे हम पढ़ेंगे संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। यहाँ पर देखेंगे संदेश वाहक। तो संदेश वाहक क्या करता था? तो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था और राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नज़र रखते थे। और जो जासूस होते थे उनके क्रियाकलापों पर जो है राजा के जासूस उनके क्रियाकलापों पर वो नज़र रखते थे। आगे है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र का प्रांत था। इनमें 4 प्रांत थे: मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मौर्य साम्राज्य में जो है कितने प्रांत थे? तो 4 प्रांत। कौन कौन? तो मगध, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी। कौन कौन? मगध, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी। ये छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत, जिसको प्रांत ही बोलते हैं, या क्षेत्र छोटे छोटे होते हैं, ये मौर्य साम्राज्य के भीतर थे। और अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था। कहाँ से? तो पाटलिपुत्र से। इन नगरों और उनके आसपास के इलाकों की देखरेख राजकुमार करते थे। उसके जो है नगर और आसपास के जो देखरेख होते थे वो राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। प्रांत को किस में? तो जिला में विभाजित कर दिया गया था। 4 प्रांत मगध, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी था। इसको भी जो है जिला में विभाजित किया गया था। इन जिलों की देखरेख स्थानिकों एवं ग्रामीण गाँव की देखरेख जो है इन जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गाँवों की देखभाल गाँव की मुखिया जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। जो गाँव की देखरेख करते थे जिनको ग्रामिक कहा जाता था, और जो देखरेख जिला का करता था उसको स्थानिकों की जो देखभाल, और जो गाँवों की देखभाल करता था उसको मुखिया, और जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था कि जो है ग्रामिक कहा जाता था के द्वारा की जाती थी। यहाँ पर याद रखेंगे आप, जो जिला का देखभाल करता था वो क्या? तो मुखिया। जो गांव का देखभाल करता था वो क्या? ग्रामिक कहलाता था। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एक बार हम देखेंगे, कहा गया है कि यहाँ पर एक बार समझेंगे कि इन जिलों की देखभाल स्थानिकों, कौन? तो स्थानिक। उसके बाद जो है एवं गाँव की देखभाल गाँव की मुखिया, जिन्हें क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो स्थानिक जिला का देखभाल और गाँव का जो है ग्रामिक कहलाता था, जो गाँव का मुखिया होता था वो करता था। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा करता था। कौन था? तो गांव में जो है एक अधिकारी दल होता था जो गांव में जो है कितना पशु है इसकी लेखा जोखा वो करते थे, और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी। ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। नगर की जो है प्रशासन किसे देखा जाता था, कैसे देखा जाता था? तो जो है इसके नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समिति देखती थी, जिसके अधीन अलग अलग विभाग थे। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा जो है न्यायाधीश सम्राट होता था। न्याय में क्या था? सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन? तो सम्राट। नगरों तथा गांवों के अलग अलग न्यायालय थे। बहुत से मामले साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध जो है ऊपर के न्यायालयों में अपील करने का नियम था। सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहां तक संभव हो अपने फैसले में और दंड देने में उदारता बरते।
अशोक ने अपने शासन की अधिक मानवीय अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए जहां गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी और उन्हें औषधियों भी उपलब्ध कराई जाती थी। उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्यों एवं पशुओं को छाया मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए गए जहां यात्रियों के साथ के सुख सुविधाओं के लिए उचित प्रबंध प्रशासन की तरफ से किया जाता था। ये अशोक के कार्य हैं। इसमें आपको याद रखना है, चिकित्सालय खुलवाता है, निःशुल्क दवाई देता है, औषधि उपलब्ध करवाता है, सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगवाता है ताकि पेड़ लगवाता है ताकि पशु जो मनुष्य हो छाया प्राप्त कर सके। उसके साथ साथ कुआं खुदवाता है ताकि यात्री जन सुख सुविधा के लिए उन्नति प्रबंध उसके कुएं खुदवाए पानी के लिए और उसके सुख सुविधाओं यात्रियों के लिए सुख सुविधाओं की उचित प्रबंध के लिए प्रशासन की तरफ से ये सारे काम जाने लगे थे, किए जाते थे। यह आपने पढ़ा कि अशोक के शासन व्यवस्था द्वारा किए गए प्रजा हित के कार्यों की तुलना आज के शासन व्यवस्था से करें तो उस समय भी किस प्रकार से, तो आज भी देखते हैं कि आज भी हमारा प्रशासन शासन किस प्रकार से जन सुविधा के लिए अनेक कार्य करते हैं। आपको सुविधाएं दी जाती है कि आप अपना काम किस प्रकार से करें। आपको रोड और एरोप्लेन आप हवाई जहाज चढ़ते हैं और रेल है, ये सारी सुविधाएं आपको कम से कम मूल्य पर आपको सुविधा दी जाती है। बहुत सारे सुविधाएं सरकार के द्वारा आज भी, और मनुष्य हो या पशु है, पशु के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं, पशु के चारा के लिए पशु के चारा के लिए आपको सब्सिडी दिया जाता है खाद में, और बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद के लिए उस बढ़ावा दिया जाता है। बहुत सारे काम सरकार के द्वारा आज भी किया जाता है, उचित प्रबंध आज भी किए जाते हैं। और उस समय भी अशोक के द्वारा ये सारे काम किए गए जो लोकहित में था। अब है आगे कि आज भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है वहां सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम था। कहाँ? तो आज जो आप उड़ीसा दिख रहे हैं वहाँ पर सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का एक राज्य था। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ, कलिंग के लोग मारे गए, युद्ध में हजारों सैनिकों और नागरिक मारे गए, अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसीलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाए, और अपने विचार जो थे वो किस पर खुदवाते हैं, तो चट्टानों पर, जिसको आप शिलालेख कहते हैं। अशोक देखिए जो चट्टान पर लिखा जाता है उसको शिलालेख कहते हैं। सम्राट अशोक ने शिलालेख एवं उसका यहाँ पर एक अंश दिया गया है। क्या है? तो पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है। क्या है? तो पत्थर पर अंकित अभिलेखों की संख्या सबसे अशोक का यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदनपीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय हैं। यहाँ पर आपको आज भी अशोक के जो शिलालेख हैं आपको मिलते हैं। कहाँ पे? तो ये मिलते हैं आपको सासाराम जिले में। कहाँ पे? तो सासाराम जिले में आपको ये मिलता है। और यह कौन सा पहाड़ी है? तो चंदनपीर पहाड़ी में जो नामक पहाड़ी है उसमें आपको मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बिहार के किस जिले में अशोक के शिलालेख आज भी आपको मिलते हैं, तो वो है सासाराम जिला। और पहाड़ी अगर आपसे पूछेगा तो चंदनपीर नामक पहाड़ी। और यह जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके हैं? तो अशोक के हैं। कहाँ? तो पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेख की संख्या सबसे अधिक है। और आपको अपने राज्य बिहार में रोहतास के अंतर्गत आपको सासाराम से 2 मील दूर रोहतास के रोहतास जिला के अंतर्गत आता है, वो सासाराम है। और सासाराम के 2 मील पूर्व अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर चंदनपीर नामक पहाड़ी है, और वहाँ पर अशोक के शिलालेख आज भी देख सकते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में खुदवाया कि
राजा बनने के बाद 8 साल बाद राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। राजा बनने के कितने साल बाद जो है अशोक कलिंग युद्ध जीतता है? तो 8 साल बाद। बहुत ही क्वेश्चन जो है भी आए है, पूछा गया क्वेश्चन बार-बार है। और उसके बाद क्या होता है? तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। ये अभिलेख में लिखवाता है। यह क्यों? जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है, वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और जो है और वही और बंदी बनाकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों दास मजदूरों से नम्रतापूर्वक बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं। ये जो है अभिलेख में राजा के द्वारा लिखवाया गया था। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया। और जो है ये कलिंग युद्ध होता है, राजा बनने के 8 साल बाद वो लड़ते हैं और जीतता है और ये सारे व्याख्यान जो है वो बोलते हैं। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं इस बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी कोई युद्ध करने की बात ना सोचे। यहाँ पर ये इसलिए खुदवा रहे हैं कि युद्ध करने से क्या क्या हानि होती है और इससे जो है आप समझ सकते हैं कि वो पुत्र और पौत्र को भी सलाह दे रहे हैं कि युद्ध ना करें। अब है अशोक का धम्म। धम्म मतलब होता है धर्म। अशोक का धर्म क्या है? धम्म मतलब क्या होता है? धर्म। और यहाँ पर धम्म जो है संस्कृत शब्द है और इसका जो है धर्म का प्राकृतिक रूप है। किसका प्राकृतिक रूप है? धर्म जो है आपका संस्कृत धर्म जो है आपका क्या है? संस्कृत शब्द ये धर्म है और प्राकृत रूप जो है कौन है? धम्म है। प्राकृत रूप धम्म है और संस्कृत क्या है? धर्म है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि अशोक का धम्म या धर्म। अशोक ने जिस धर्म का रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें निहित थी। अशोक अपने धर्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास करता था जो मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। अशोक के धर्म में ना तो कोई देवी देवता थे और ना ही उसमें जो है कोई व्रत उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित थे। आपसे पूछा भी जाता है कि अशोक किससे प्रभावित थे? तो प्रभावित थे वो महात्मा बुद्ध से और उन्होंने अपने जो है धर्म का प्रचार भी किया और उन्होंने अपने धर्म में सदाचारी शांतिपूर्ण बना सकने वाले जो है आदर्शों के माध्यम से वो प्रचार करते हैं धर्म का। और यहाँ पर जो है अशोक ने जो है यहाँ पर ना देवी देवता ना ही जो है कोई व्रत ना उपवास ना यज्ञ की बात कही है। और ये जो आपको प्रभावित थे किससे उपदेश से प्रभावित थे? तो महात्मा बुद्ध से। हम आगे देखेंगे कि अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। अशोक सोचने लगा था कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहे। उसके धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए और ये जो है बड़ों को भी अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धर्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। किसके? अशोक के धर्म में किसका महत्व है? तो अहिंसा और दान का। अपने इस धर्म के संदेशों को उसने शिलाओं और स्तंभों में खुदवाए। शिला में भी और स्तंभ में भी वो खुदवाता है। अशोक के कुछ संदेशों को जो है यहाँ पर हिंदी में अनुवाद किया गया है। हम देखेंगे क्या है। तो पहला है, ध्यान से आप पढ़ेंगे ताकि आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपसे जो पूछी जाएंगी यहाँ से अगर तो आप बता देंगे। देखिए पहला क्या है, तो इन्होंने क्या संदेश खुदवाया? तो यहाँ किसी चीज़ को मारा नहीं जाए, मतलब यहाँ पर किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं। कौन कौन? तो 2 मोर और 1 हिरन। ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। राजा के दरबार में जो है राजा के रसोई में अब
कौन मारे जाते हैं? तो अब मात्र 3, जो कि 2 मोर और 1 हिरन, ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। और ये 3 भी जानवर जो अभी मारे जा रहे हैं वो भी अब नहीं मारे जाएंगे। दूसरा है कि लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, जब लड़के लड़कियां की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब यात्रा पर निकलते हैं आदि, यहाँ पर जो है तरह तरह के संस्कार होते हैं। महिलाएं खासकर बहुत से ऐसे बेमतलब संस्कार करती है। मतलब महिलाएं जो है खासकर जो है बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती है। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे हैं क्या हैं? तो वे हैं गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं के संयम से, और ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना। यहाँ पर देखिए अहिंसा और दान की बात जो है यहाँ पर कही गई है। अहिंसा और दान। तीसरा यहाँ पर है कि अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को जो है बढ़ा चढ़ाकर कहना या दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों गलत है। हर तरफ से हर वक्त दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बुराई करता है और दूसरे धर्मों की बुराई करता है तो असल में वह अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए एक दूसरे के धर्म की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। 3 पॉइंट जो है आप यहाँ पर देखें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपसे 1-2 क्वेश्चन जो है बनता है, वो है कौन ऐसे जानवर थे जिनका जो है अब यहाँ पर मारा नहीं जाएगा? तो बहुत सारे जो है अब 3 ही जानवर ऐसे थे जिनको मारा जाएगा, अन्यथा अब कोई नहीं। 3 थे, जो मोर और 1 हिरन था। 2 मोर और 1 हिरन था, ये भी अब जो है समय के साथ भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। दूसरा यहाँ पर है कि कोई भी संस्कार आपका हो रहा है तो उस संस्कार में बेमतलब के संस्कार होते हैं, ऐसे संस्कार को आप नहीं करें। ज़्यादा फल जो है किस में मिलता है वो संस्कार आप करें, ऐसे संस्कार में फल ज़्यादा नहीं मिलता है। आपको मिलेगा ज़्यादा फल जैसे कि गुलामों और मजदूरों से नम्रता से बात करिए और आदर व्यवहार जो है जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करें और ब्राह्मण और भिक्षुओं को दान दें। तीसरा है आपका कि आप संयम से बोलें, अपने धर्म का प्रचार करें। आप जो है ना झूठे धर्म का और ना ही अपने धर्म की बुराई करें। जो धर्म का जो है ना ही किसी धर्म का, ना ही अपने धर्म का जो है झूठा प्रचार, और अपने धर्म को जो है बड़ाई करे। ये जो है क्या है, इससे आपको नुकसान होगा। आप जो है हर धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे धर्म की मुख्य बातों को समझना और उसका सम्मान करना, ये तीसरा हमें लिखा गया है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। लिखा गया है कि अशोक के इन 3 संदेशों में आप किससे ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों? वर्ग में मित्र से चर्चा कर सकते हैं। आपको हमने तीनों धर्मों के बारे में डिटेल से पुनः बता दिया है। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इन संदेशों को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। ये 3 संदेश थे अशोक के, और ये तीनों संदेश उन लोगों तक भी कहा पढ़ने के लिए जहाँ वो जो है लोग नहीं पढ़ सकते हैं। वर्तमान जहानाबाद के कौन से पहाड़ी हैं? तो ये बराबर पहाड़ी के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। और अशोक इसमें जो है अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। यहाँ पर जो है अशोक के द्वारा जो है आजीवक संप्रदाय, कौन संप्रदाय? तो आजीवक संप्रदाय, और यहाँ पर जो है साधुओं के आवास के लिए गुफा दान दिया गया था। और इस जिला में आप देखेंगे तो बराबर का जो ये पहाड़ी है, ये 3 गुफाओं की दीवारों पर जो है आपको यहाँ पर अभिलेख अशोक के उत्कीर्ण मिले हैं। ये कहाँ पर है? तो जहानाबाद में है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। किसको दिया गया था? तो साधुओं के आवास के लिए गुफा दान दिए जाने का विवरण जो है आजीवक संप्रदाय के जो साधु थे उनको यहाँ पर दान दिया गया था। गुफा को दान दिए गए थे रहने के लिए। अशोक के द्वारा जो है ये आपको यहाँ पर सुरक्षित विवरण जो है मिलता है। तो हो गया यहाँ पर। अब हम जो है एक बार पुनः यहाँ से
आपको एक बार जो है यहाँ पर आपको ये याद करवा देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, जहानाबाद कहाँ पे, बिहार में, कहाँ पर मिला है, कौन पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी, कितना गुफा है, 3 गुफा, और यहाँ पर 3 गुफा में अशोक के अभिलेख मिले हैं। किसके संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय, यहाँ पर जो है आजीवक संप्रदाय याद रखेंगे। बराबर की जो है पहाड़ी याद रखेंगे। कितने गुफा, 3 गुफा, किस लिए, तो आवास के लिए। साधु कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के साधु थे। ये जो है बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। आपको यहाँ पर जो है बराबर की पहाड़ी भी पूछता है, कहाँ पर है, तो जहानाबाद में, बिहार में है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे उसकी राजाज्ञाएँ मतलब संदेश विभिन्न लिपियों में लिखी गई। अधिकांश जो है राजाज्ञाएँ ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आपसे ये पूछा जाता है कि लिपि जो है, संदेश जो थे वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये थे ब्राह्मणी लिपि। किस लिपि, तो ये चट्टान में आप देख सकते हैं कि चट्टान में ब्राह्मणी लिपि में खुदा हुआ संदेश है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप याद रखेंगे अशोक के द्वारा जो संदेश लिखे गए थे वो किस लिपि में थे, तो ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो है किसके द्वारा लिखवाया गया था, तो अशोक के द्वारा। क्यों, तो ये संदेश था। और 3 संदेश आप याद रखेंगे ऊपर में आपको दिए गए थे। उस समय जो है भारत के अधिकांश भूभाग में इसी लिपि का प्रचलन था, इसीलिए जो है ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग जो है अशोक के द्वारा संदेश में किया गया था। ये देख सकते हैं, संदेश, खुदा हुआ संदेश ब्राह्मणी लिपि में चट्टान पर लिखा गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सर्वप्रथम किसने इसको पढ़ा, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। बहुत बार क्वेश्चन ये बीपीएससी के द्वारा जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब, तो 1837 ईस्वी में। याद रखेंगे 1837 जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज था। ये अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा। एक बार 2 बार आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, तो आप यहाँ पर से क्वेश्चन बना देंगे। तो 1837 ईस्वी में किसने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप। कब ब्राह्मणी लिपि पढ़ा गया, तो 1837 ईस्वी में। ब्राह्मणी लिपि के जो है किसके द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और ब्राह्मणी लिपि जो है किसका संदेश के लिए ये लिखा गया, तो अशोक के संदेश के लिए। किस पर, तो पत्थर पे। और यह जो है ज़्यादातर आपको शिलालेख पे ही मिलते हैं। और आप जो है यहाँ पर ये याद भी रखेंगे कि ब्राह्मणी लिपि जो है बहुत ही उस समय प्रचलन में था, इसीलिए ब्राह्मणी लिपि के द्वारा ही ये संदेश दिए गए थे। अगला पॉइंट यहाँ पर फिर है कि ब्राह्मणी लिपि के कुछ अक्षरों में अपनी पहचान को, अक्षर को ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पर देखिए कुछ ब्राह्मणी लिपि के जो है चट्टान में लिखा गया है और इसमें कुछ पहचान आप ढूंढ सकते हैं, ये कहता है। अब हम पढ़ेंगे अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुँचाया। उसके अधिकारी मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में गए। यहाँ पर से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उसके अधिकारी कहाँ गए, तो मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में भी गए। और उसके बाद जो है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में जो है अधिकारियों का एक दल श्रीलंका भेजा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। किसको श्रीलंका भेजा गया था, तो श्रीलंका, पुत्र नाम था महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा। अशोक के पुत्र का क्या नाम था, तो महेंद्र, पुत्री का क्या नाम था, संघमित्रा। वहाँ वो जो है कहाँ पर अपने संदेश को लेने, जो है संदेश को पहुँचाने के लिए गए थे, तो श्रीलंका। उनके अधिकारी कहाँ कहाँ गए, मिस्र, यूनान, बर्मा। अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा, श्रीलंका। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको 1-2 बार हमने बता दिया। पॉइंट जो भी है हम आपको बताते चले रहे हैं कि ताकि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं छूटे। अगला है कि अशोक की राजाज्ञाएँ चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी खोदी गई। कहाँ पे, चट्टान पर भी खोदे गए और बलुआ पत्थर पर भी खोदे गए। याद रखेंगे अशोक के जो संदेश हैं वो कहाँ पर आपको खोदे गए थे। अशोक की जो राजाज्ञाएँ थी, जो संदेश था वो कहाँ पर, तो चट्टान पे भी और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभ पर भी जो ये खोदा गया था। और स्तंभों पर खोदी गई पॉलिश आज भी शीशे की तरह चमकती है। जो स्तंभ पर खोदा गया
संदेश है वह आपको आज भी जो है दिखता है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। स्तंभ जो होता है, ये जो पाया हो गया, ये स्तंभ हो गया। इसके स्तंभ में जो है सिंह, हाथी और जो है सांड की प्रतिमा जो है बनाई गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता भी है कि प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर किसका चित्र बनाया गया था, तो हाथी, सांड और सिंह का। और जो है आज भी आपको किस स्तंभ में आपको पॉलिश जो है आज भी शीशे की तरह चमकता है, तो जो बलुआ पत्थर होता था उसमें आज भी जो है वो जो खोदा गया था उसमें आज भी आपको शीशे की तरह आपको वो साफ दिखाई देता है। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपको जो बनते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है कि एक चट्टान और दूसरा है बलुआ पत्थर जो ऊंचे स्तंभों पर खोदा गया था, और स्तंभों पर की गई पॉलिश जो है आज भी शीशे की तरह चमकता है। जो पॉलिश स्तंभ पर किया गया था वो आज भी चमकता है। और प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर किसका, तो हाथी, सांड और सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। देखिए, सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। 4 सिंह वाले स्तंभ कहाँ पर मिलते हैं, तो सारनाथ में। कहाँ पे, तो सारनाथ के स्तंभ में जो है, सारनाथ के स्तंभ आप देखेंगे तो उसमें सिंह के 4 जो है सिर बनाए गए थे। 4 शीर्ष पर जो है 4 सिंह बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना भारत, तो 4 सिंह के इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपको राष्ट्रीय चिन्ह के प्रतीक रूप में सिंह के कितने जो है जो कितने सिंह दिखते हैं, तो आपको 4 सिंह दिखते हैं इसमें। और यहाँ पर 3 दे देगा, 2 दे देगा, यहाँ पर आपको याद रखना है 4, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब, तो 26 जनवरी 1950 को इसमें जो है 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह की जो स्वीकार की गई, ये कहाँ पर है, तो ये है सारनाथ के स्तंभ जो हैं उसमें भी आपको 4 सिंह बनाए गए हैं। 4 सिंह कहाँ, तो सारनाथ के स्तंभ जो दिखते हैं सारनाथ में उसमें भी। देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर जो है एक के पीछे एक बैठे 4 सिंह की आकृति है। एक के पीछे जो है एक बैठा हुआ 4 सिंह की आकृति जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक के पीछे एक बैठा हुआ 3 यहाँ पर दिख रहा है, वो एक पीछे है, तो 4 सिंह आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कि बैठा हुआ आकृति में है। चित्र में चौथा सिंह दिखाई नहीं देता है, जिसके मध्य में एक 24 तीलियां की युक्त चक्र, ये जो आप चक्र देख रहे हैं 24 तीली, कितनी, तो 24 तीली है, जिसको आप पहिया बोलते हैं। ये क्या है, पहिया है। इसके शीर्ष पर जो है एक हाथी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शीर्ष पर जो है हाथी, शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ते घोड़े, एक सांड तथा एक सिंह की ऊंची आभार युक्त आकृति अलंकृत है, जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। जो ये मध्यवर्ती चक्र है इसके द्वारा जो है ये इसमें आपको जो है कौन कौन है, दौड़ता हुआ घोड़ा है, सांड है और हाथी है। ये सारे चित्र इसमें आपको मिलेंगे। और बीच में आपको चक्र है, बीच मध्यवर्ती में कौन है, तो चक्र है, ये इसको विभाजित करता है। जिसमें आप देखें तो क्या क्या है, तो चक्र में जो है पहिया में इसके जो है शीर्ष पर क्या है, तो एक हाथी है, ऊपर में हाथी आपको दिखेगा। दूसरा जो है मध्यवर्ती में आपको चक्र इसको विभाजित हाथी है, और इसमें एक दौड़ता हुआ घोड़ा, सांड, सिंह की ऊंची जो है उभार युक्ति आकृति अलंकृत की गई। ऊंचा जो उभार देख रहे हैं, ये जो ऊंचा उभार आकृति ये जो दिख रहा है ये, और यहाँ पर आपको हाथी और घोड़ा और जो है सांड के चित्र भी हैं, अलंकित किया गया है। मध्यवर्ती जो है किसी चक्र जो है इसको विभाजित करता है। चिन्ह के नीचे की ओर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। यहाँ पर जो है यहाँ पर
देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं। बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरिराज नामक स्थान पर लोरिया अरिराज स्तंभ दर्शनीय है। कहाँ पर है? तो ये बिहार के चंपारण जिला जो कि रधिया ग्राम के निकट है, और इसमें जो है अरिराज नामक स्थान पर, ग्राम में जो है रधिया ग्राम के निकट अरिराज नामक स्थान है, वहाँ पर जो है लोरिया अरिराज स्तंभ दर्शनीय, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार हम पुनः जो है इसका थोड़ा समरी बनाएंगे। समरी में आप याद रखेंगे, याद आपको रखना है कि कितना जो है स्तंभ, ये जो है सारनाथ का, कहाँ का स्तंभ? सारनाथ का स्तंभ में कितने सिंह? 4 सिंह। कब? इसको जो है राष्ट्रीय चिन्ह तो 26 जनवरी 1950 को, और इसमें जो है राष्ट्रीय चिन्ह में आपको चारों तरफ जो है सिंह बैठे हुए आकृति को दिखाया गया है, चौथा सिंह आपको नहीं दिखता है, और इसके मध्य में जो है 24 तीली हैं, और इसके जो है शीर्ष पर जो है एक हाथी है, दौड़ता घोड़ा है, सांड है और सिंह है, और इसमें जो है मध्यवर्ती में ये चक्र जो है इसको अलग करता, विभाजित करता है, और इसके नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और जो है इसका जो है अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। और आप जब बिहार के चंपारण जिला में जाएंगे तो राजिया ग्राम है, उसके निकट जो है अरिराज नामक स्थान है, वहाँ पर लोरिया और अरिराज स्तंभ जो है दर्शनीय है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से अगर पूछेगा तो आप बताएंगे। आपको हमने बहुत ही धीरे से इस धीमे धीमे पढ़कर आपको समझाते हुए इसको आगे बढ़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब अशोक चक्र के तिरंगे का अलावा आप कहाँ कहाँ देखते हैं। तो अशोक चक्र को आप तिरंगे में देखते हैं, तो यही चक्र जो है कहाँ पर आपको दिखता है? तो आपको तिरंगे में दिखता है। सारनाथ में देख रहे हैं तो ये जो चक्र जो है कहाँ पर? ये स्तंभ में आपको दिखता है। अब हम पढ़ेंगे आगे, ये अशोक के शासनकाल की जो है कला मूर्ति है। अशोक के शासनकाल की कला मूर्ति, ये स्तंभ में बनाया गया जो है 4 सिंह का चित्र है, ये आपको मिल रहा है। और ये है बिहार के रामपुरवा में जो है अशोक स्तंभ का हिस्सा मिला है। कहाँ पे? तो बिहार के रामपुरवा में, जो अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अशोक स्तंभ को कहाँ पर रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन में। और यह कहाँ मिला? तो बिहार के रामपुरवा जिले में जो है, बिहार के रामपुरवा में ये मिला है, रामपुरवा में ये मिला है अशोक स्तंभ, जो अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अगला है कि इस प्रकार आप लोगों ने अशोक के साम्राज्य के विस्तार और शासन व्यवस्था प्रणाली एवं उसके धर्म के में निहित तथ्यों को जाना और समझा। आपने कई राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, क्या अशोक आपको इन सबसे अलग दिखता है? ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये बिहार के चंपारण जिले मठिया नामक ग्राम के निकट जो लोरिया और नंदनगढ़ का ये स्तंभ चित्र, जो सांड जो दिख रहा है आपको, सांड का चित्र, स्तंभ में सांड का ऊपर चित्र आपको दिखा रहा है, जो चंपारण में है, जो मठिया नामक ग्राम के निकट लोरिया जो है वहाँ पर नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र ये है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं, इसको हम करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि अशोक जो है प्राचीन भारत में, आपको अशोक का जो है अध्ययन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज व्यवस्था हो, राजनीतिक हो, धर्म हो, इन सारे बातों को, युद्ध हो, हर चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है और उनके शासनकाल को बताया गया है। और यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष है, हम इसको देखेंगे। देखिए, अशोक सम्राट कहाँ का शासक था? कहाँ का? तो ये मगध का शासक था। दूसरा, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो वो कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। क्वेश्चन में जो है आपका ऑप्शन भी है महात्मा बुद्ध। तीसरा क्वेश्चन है कि अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको हमने जो है ऊपर बता भी दिया कि उच्च पदाधिकारी को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ यह जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। जो उच्च पदाधिकारी होता था वो क्या था? अमात्य कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो वो क्या था? तो कलिंग था। क्या था? तो कलिंग। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष जो है वो कलिंग युद्ध करते हैं।
61 ईस्वी पूर्व जो है इसका जो है कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध 261 ईस्वी याद रखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है सबसे अंग्रेज विद्वान थे और इन्हीं के द्वारा जो है सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि पढ़ा गया था। अगला है यहाँ पर आपको सही गलत आपको बताना है। तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था, ये सही है। अशोक सम्राट ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए, ये गलत है, शिलालेखों में लिखवाए। कलिंग जो है बंगाल का प्राचीन नाम है, तो ये उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ये भी गलत है आपका। अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था, ये गलत है। पूजा पाठ जो है कर्म जो है कांड जो है ये सारे उसमें गलत दिखाए गए। अगला है कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज द्वारा जो है अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा, ये सही है। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, तो ये भी आपका सही है। और जो है अगला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो अशोक जो है सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। आज कलिंग भारत का किस राज्य में है, तो ओडिशा में। अशोक के धम्म में निहित अच्छी बात को लिखे, तो अशोक के धम्म में क्या था, अच्छा बात। तो आप जो है किसी का अहिंसा और जो है भिक्षा, अहिंसा और दान से आप अपनी बात, अहिंसा और दान ये जो है धम्म में कहा गया, आप अहिंसा और दान को अपनाए। अगला है क्वेश्चन, राजस्व संग्रहकर्ता कौन का कार्य क्या था, तो कर का जो है कर असूलता था। और अगला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, अशोक स्तंभ से लिया गया। जो सारनाथ का जो स्तंभ आपका है उसी से लिया गया था। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए, तो आपको ब्राह्मणी लिपि याद रखना है, जो कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा गया था। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आपको हमने क्वेश्चन भी करवाया, साथ ही साथ आपको हमने डिटेल में आपको ये बातें जो हैं यहाँ पर जो भी बातें लिखी गई थी डिटेल में हम परिचर्चा के साथ पढ़े। तो चलिए आपको ये कैसा चैप्टर लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इतिहास में आपको अशोक ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।